हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स सारी कहानियाँ। आज का टॉपिक है घमंडी देवरानी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं नई नई ब्याकर ससुराल आई थी। उसके ससुराल में जेठ विकास, जेठानी निशा और उसके दो बच्चे रोहित रोनित थे और उसका पति विशाल था। सास ससुर तो पहले से ही स्वर्ग सिधार चुके थे। कुल मिलाकर एक छोटा परिवार खुशहाल था। महक की जब शादी हुई थी तभी उसके मायके वालों ने उसे सिखा दिया था कि देख, तेरे सास ससुर तो है नहीं, सारा कुछ जेठानी ने अपने हाथ में रखा होगा और क्या पता तेरे पति की सारी तनख्वाह भी वो लेती होगी और सारे घर का खर्च क्या पता तेरा पति ही चलाता होगा। इसलिए तू जाते ही विशाल को अपने कब्जे में ले लेना और सारी तनख्वाह तू अपने पास रखना। वैसे भी जब तक शादी नहीं हुई भाभी देवर के सारे पैसे ले लेती होगी और पता भी क्या क्या उल्टे सीधे सीख महक को सिखा रहे थे। महक जब ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति विशाल और जेठ विकास में बहुत प्यार था और उसकी जेठानी निशा भी मिलजुल कर रहती थी और निशा महक के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। 2-4 दिन बीत जाने के बाद बातों बातों में महक ने निशा से पूछा, भाभी ये घर का खर्च कैसे चलता है? मम्मी पापा तो है नहीं, नहीं तो फिर राशन पानी बिजली का बिल वगैरह यह सब कौन देता है? निशा को सुनकर यह थोड़ी अजीब लगा, लेकिन फिर वह बोली, मैं अकेली कई सालों से इस घर को चला रही थी क्योंकि सास ससुर तो बहुत पहले ही गुजर चुके थे और मेरी शादी को लगभग 12 साल हो चुके हैं। जब तक सास ससुर थे सारा कुछ माँ देखती थी। मैंने कभी दिमाग नहीं लगाया, लेकिन सासू माँ के गुजर जाने के बाद सब कुछ मुझे अपने हिसाब से संभालना पड़ा और अब तक मैं और तेरे जेठ जी इस घर का खर्च चला रहे थे। विशाल की नौकरी तो अभी कुछ दिन पहले ही लगी है और जो छोटे मोटे सामान होते हैं अगर अचानक ज़रूरत पड़ जाए तो जो भी घर में होता है तुम्हारे जेठ जी या विशाल, मैं उनसे कह देती हूँ, वह ले आते हैं। अब बिजली का बिल वगैरह भी जिसे भी फुर्सत मिलता है वह भर देता है। ऐसा कोई खास बड़ा परिवार तो है नहीं, पर विशाल की नौकरी से पहले सब कुछ तुम्हारे जेठ जी देख रहे थे, इसलिए सब कुछ आज तक ऐसे ही चल रहा है। यह सब सुनकर महक को यही लगा कि निशा झूठ बोल रही है और सारे घर के खर्च वह विशाल से ही निकलवाती रही होगी। अब उसके सामने सियानी बन रही है। उसकी मम्मी और बाकी मायके वाले सही बोल रहे थे। निशा अपना 1 रुपया भी खर्च नहीं करती होगी और सारा खर्च उसके पति विशाल से करवाती होगी। महक ने सोचा अब उसे थोड़ा टाइट होना पड़ेगा, नहीं तो उसकी तो कोई सेविंग ही नहीं होगी क्योंकि देवर को भाभी ने पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में करा हुआ है और महक ने उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए। एक दिन निशा ने अपने देवर विशाल से कहा, देवर जी घर में सूजी नहीं है और आपको हलवा खाना है तो जल्दी सूजी लेकर आइए और हाँ, घी भी लेते आइएगा, वह भी ख़त्म होने को है। विशाल तुरंत ही बाजार जाकर सूजी और घी ले आया। महक को लगा कि सूजी और घी मेरे पति ने लाया और हलवा सब खाएंगे तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। छोटी छोटी बातों पर महक ध्यान देने लगी थी। ऐसे ही एक दिन विशाल ऑफिस से लौटते वक्त लड्डू लेकर आया। विशाल बहुत सारे लड्डू लाया था और महक को लगा कि हम तो सिर्फ 2 लोग हैं और विशाल ने इतने सारे लड्डू लाया, हम 2 लोग खाएंगे और भाभी 4 लोग हैं क्योंकि उनके 2 बच्चे भी हैं। यह तो ठीक बात नहीं है। मेरा पति ही सारा खर्च करता है। और महक ने आधे लड्डू निकालकर अपने कमरे में चुपचाप रख लिए और बाकी लड्डू को किचन में रख दिया। और निशा जब किचन में गई और लड्डुओं को देखा तो उसे लगा विशाल इतने कम लड्डू तो कभी नहीं लाता, आज लड्डू बहुत कम ही है। निशा के दोनों बच्चों को लड्डू बहुत पसंद थे, लेकिन कम लड्डू होने की वजह से निशा ने एक एक लड्डू बच्चों को दिया और बाकी सब में बांट दिए। बच्चे शोर कर रहे थे कि इतने कम लड्डू चाचा लेकर आए हैं।
तो महक तपाक से बोली, तो पापा को फ़ोन कर दो पापा और लड्डू लेकर आ जाएंगे। ज़रूरी है कि चाचा लड्डू लेकर आए तभी लड्डू खाएं। निशा को यह बहुत बुरी बात लगी और उसने अपने बच्चों को डांटा कि जितने लड्डू है उसे चुपचाप खाओ। हो सकता है लड्डू ना मिले तो इसलिए चाचा ने कम लड्डू लाए हो। इस तरह से यह बात वहीं पर ख़त्म कर दी, क्योंकि वह बवाल नहीं करना चाहती थी। लेकिन विशाल को भी तो यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आज तक उसके घर में इस तरह की बात किसी ने नहीं की थी। बाद में मौका पाकर महक ने अपने कमरे में छुपाए लड्डू चुपचाप खा लिए। महक को लगता था घर के सारे खर्चे उसका पति विशाल करता है और जेठ जी कुछ भी खर्चा नहीं करते हैं, बल्कि निशा अपने सारे पैसे बचा लेती है। और महक हिसाब लगाने लगती है कि अब तक निशा ने उसके पति के कितने पैसे मार लिए होंगे और मोटी रकम जमा कर ली होगी। महीने के अंत में जैसे ही बिजली का बिल आया, महक ने तुरंत जेठ जी विकास को बिल थमाते हुए बोला, भैया यह बिजली का बिल आया हुआ है, आप इसे भर दीजिएगा। निशा को बहुत हैरानी हुई कि इतनी जल्दी क्या थी, और उसे समझ में आ रहा था कि महक को लगता है कि सारा कुछ उसका पति विशाल ही खर्च करता होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था और महक को कुछ भी पता नहीं था कि कौन क्या खर्च करता है। फिर भी अभी महक की शादी हुई को 2 महीने ही हुए थे, इसलिए निशा भी कुछ बोलना नहीं चाहती थी। अगर वह कुछ बोलती तो लोग सोचते कि देखो इन इतने दिनों से साथ चल रहा था। जैसे ही देवरानी के आते ही जेठानी अलग हो गई, इसलिए निशा चुपचाप हो जाती थी। महक को लगता था कि महक का पति विशाल अपने भाई विकास से बहुत ज़्यादा कमाता है और जेठ जी विकास की कोई खास आमदनी नहीं है, इसलिए निशा अपना सारा खर्चा विशाल से निकलवाती रही। निशा को यह सब बहुत दिनों से देख रही थी और वह घर में कोई बवाल नहीं करना चाहती थी, इसलिए दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था और वह इस प्रेम को बिगाड़ना भी नहीं चाहती थी। महक के जेठ जी विकास बहुत ही सीधे सरल स्वभाव के थे और उन्हें बहुत ज़्यादा दिखावा करना पसंद नहीं था। वह बहुत छोटी छोटी चीज़ों में ही प्यार और अपनापन ढूंढते थे, इसलिए महक को लगता था कि उसके जेठ जी की कुछ खास आमदनी नहीं है। जैसे कि करवा चौथ के त्यौहार पर विशाल महक के लिए एक महंगा सोने का हार लेकर आया था और जेठ जी चांदी की पायल निशा को पहना रहे थे, जिसे देखकर महक इतरा रही थी, और देखो मेरी किस्मत, मेरा पति मुझे सोने का हार पहना रहा है और तुम्हारा पति चांदी की पायल, क्योंकि तुम्हारे पति की हैसियत नहीं है तुम्हें सोने का हार देने की। ऐसा मन ही मन वह सोच रही थी। ऐसे ही एक बार महक के जन्मदिन पर महक और विशाल बाहर खाना खाने गए। महक को लगता था निशा और विकास कभी भी बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि विकास बहुत सरल स्वभाव का था। निशा को भी यह सब कुछ पसंद नहीं था, इसलिए सच में उन लोगों का बाहर खाना बहुत कम था और वैसे भी उनकी शादी को 12 साल हो चुके थे। यह सब कुछ शुरू में अच्छा लगता है, बाद में समय के साथ साथ यह सब कुछ कम हो जाता है, पर समय के साथ परिवर्तन होना लाजमी है। इसलिए अब निशा और उसके पति बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं और ज़्यादा दिखावा नहीं करते थे। निशा के जन्मदिन पर जेठ जी कुछ भी लेकर नहीं आए थे, बस बर्फ़ी लाए थे, क्योंकि निशा को बर्फ़ी बहुत पसंद है। महक को लगता था अब इनकी औकात नहीं है, जो जेठ जी दे भी क्या सकती है। महक हद से ज़्यादा बदतमीज़ होती जा रही थी और निशा के भी बर्दाश्त की सीमा ख़त्म होती जा, क्योंकि हर किसी का एक आत्मसम्मान होता है और कोई भी अपना आत्मसम्मान किनारे करके रिश्ते नहीं निभा सकता। अपनी शादी की सालगिरह पर विशाल ने महक को बहुत सुंदर डायमंड के कंगन और महंगी साड़ी लाकर दी। विशाल एक जैसी 2 साड़ियाँ लाया था और उसने अपनी भाभी निशा को दी। महक ने इतराते हुए बोला, लो भाभी, आप भी यह महंगी साड़ी पहन लो अपने देवर की तरफ से, क्योंकि भैया तो आपको कुछ देने वाले नहीं हैं, उनकी हैसियत तो है नहीं आपको महंगे तोहफे देने के लिए। बात आपके देवर की हैसियत तो है, देखिए जैसे साड़ी अपनी पत्नी के लिए लाए हैं वैसे ही साड़ी भाभी के लिए भी लाए हैं।
वैसे भी इतनी महंगी साड़ी भैया आपको कहाँ दिलवा पाते होंगे। अपने पति के लिए महक के मुंह से ऐसे बात सुनकर निशा का दिमाग खराब हो गया था। विकास भी महक की सारी बातें सुन ली थी और उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। महक की कटीली बातें सुनकर विशाल बहुत जोर से चिल्लाए। महक से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाभी के बारे में ऐसे बोलने की। महक भी तमाक करके बोलती ही जा रही थी। महक ने बोला, तुम तो भाभी का पक्ष लोगे ही, वैसे भी इतने सालों से पूरे घर का खर्च तो तुम ही चला रहे थे। भाभी का सारा परिवार तो तुम ही देख रहे हो। तुम्हारे भैया भाभी तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि खुद की तो कोई कमाई है ही नहीं। तुम भाई की कमाई पर ऐश कर रहे हैं, लेकिन कान खोलकर सुन लो, यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। आगे चलकर हमारे भी बच्चे होंगे, हमें भी ज़रूरतें बढ़ेगी, और तुम अपना सब कुछ अपने भाई भाभी के को उनके बच्चों पर लुटाते रहोगे। मेरे पास क्या बचेगा। तो तुम कान खोलकर सुन लो, और आप लोग भी सुन लीजिएगा। हम अब इस घर में नहीं रहेंगे, और तुम तुरंत कोई नया घर लेने का इंतजाम करो। इतना सारा पैसा तो तुम कमाते ही हो कि एक घर तो ले ही सकते हो। ये घर तुम्हारे भाई भाभी को दान में देंगे, क्योंकि उनकी औकात तो है नहीं वह घर ले सके, लेकिन अब मैं उनके साथ रहकर अपना और नुकसान नहीं करना चाहती हूँ। मैं पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी बिना कुछ जाने। विशाल और विकास तो हैरान ही हो रहे थे। महक की बातें सुनकर विशाल तो शर्मिंदगी से नज़र नीचे किए हुए उसकी पत्नी उसके बड़े भाई भाभी के लिए ऐसी बातें बोल रही थी, लेकिन अब निशा की भी बर्दाश्त से बाहर हो गया था, और आज वह महक को सबक सिखाने वाली थी। उसने निशा चिल्ला बोली, महक अपनी जुबान पर लगाम लगा दो, नहीं तो जुबान काट दूंगी। समझ क्या रखा है तुमने खुद को। जब से इस घर में आई हो अपना हुक्म चला रही हो। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, तुम्हारी जेठानी हूँ। और किस गुमान में जी रही हो कि मेरा पति कुछ नहीं कमाता। दिमाग है तुम्हारे पास क्या? दिखावा करने से ही सब कुछ होता है। 1 साल हुआ है तुम्हारी शादी को, और मेरी शादी को लगभग 13 साल होने वाले को है। तो क्या इस शादी के 13 साल भी यह सब छोटे छोटे गिफ्ट वगैरह देकर एक दूसरे को अपना प्यार साबित करते रहे? यह सब शादी के 1-2 साल तक ही ठीक लगता है, उसके बाद परिवार बढ़ता है और यह सब चीज़ें बंद हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जेठ जी ने करवा चौथ पर मुझे सिर्फ चांदी की प्याली दी है, या मेरे जन्मदिन पर सिर्फ बर्फी लाते हैं? तुम्हारे जेठ जी कमाते नहीं है, बहुत गलत फहमी है। मैं जी रही हूँ तो शायद तुम्हें पता नहीं, हमारे घर में मेरे पति और तुम्हारे पति की तनख्वाह में कितना फर्क है। महक ने विशाल की तरफ देखा तो विशाल ने बोला, करीब करीब 1 लाख रुपए। महक ने गर्व से निशा की तरफ देखा और बोला, देखा भाभी, जेठ जी की तनख्वाह मेरे पति की तनख्वाह से 1 लाख कम है। अब बताइए मैं कहाँ गलत हूँ। जब तक विशाल ने बोला, पूरी बात तो सुन लो। भाभी ने पूछा था दोनों भाइयों की तनख्वाह में कितना फ़र्क है, तो मैं 1 लाख का फ़र्क बताया। मैंने यह नहीं बोला कि भैया की तनख्वाह मेरी तनख्वाह से 1 लाख कम है, लेकिन मेरी तनख्वाह भैया की तनख्वाह से 1 लाख कम है। अब तो महक को ज़ोर से और झटका लगा, और वह बोली, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी तनख्वाह जेठ जी की तनख्वाह से कम है, यह कैसे हो सकता है? मुझे तो ऐसे नहीं लगता। विशाल ने बोला, मैं अभी बस इंजीनियर हूँ और भैया से बहुत नीचे की पोस्ट पर काम करता हूँ। मेरे भैया कंपनी में काम करते हैं, वे वहाँ सीनियर मैनेजर है, तो इस अंदाजे से बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी अधिक हो सकती है भैया की तनख्वाह। और विशाल विकास की तरफ देखने लगा। विकास ने कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा, लेकिन उसे यह दिखावा पसंद नहीं था, लेकिन वह बस यह बोलकर चला गया कि विशाल सही बोल रहा है और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। तुम चाहो तो गूगल पर सर्च कर लो कि एक एमएनसी में एक सीनियर मैनेजर की तनख्वाह कितनी होती है। वह भी एक जानी मानी प्रतिष्ठित कंपनी में जॉब करते हैं। लेकिन मुझे
दिखावा पसंद नहीं और विकास अपने रूम में चला गया। महक को तो बहुत ज़ोर से झटका लग ही चुका था, लेकिन निशा आज महक को उसकी एक एक बात का जवाब देना चाहती थी और वह महक का हाथ पकड़कर खींचकर अपने रूम में ले गई और बोली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा पति सिर्फ तुम्हें तोहफे देता है और तुम्हारे ऊपर खर्च करता है? क्योंकि अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है और मेरी शादी को 13 साल हो चुके हैं। पति ने मुझे तोहफा नहीं दिया होगा। आओ तुम्हारा वहम दूर करती हूँ। और निशा महक को खींचकर अपने रूम में ले गई और अपनी अलमारी का लॉकर खोल दिया और एक एक करके अपने जेवर महक को दिखाने लगी और बोली, यह देखो, यह कितने जेवर है ना। इतना जेवर लेने में तुम्हें भी कम से कम 10 साल लग जाएंगे। तब तक मेरी बराबरी कर पाओगी, लेकिन नहीं, तब भी तुम्हारी बराबरी नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक मैं 10 साल और आगे निकल जाऊंगी और तुम्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए 10 साल और लगेंगे। निशा के जेवर देखकर महक का और दिमाग घूम गया। महक के पास उसके चौथाई जेवर भी नहीं थे। निशा ने बोला, यह तो बस मेरे जेवर हैं जो तुम्हारे जेठ जी ने मुझे दिए हैं शादी में। मुझे मायके से जो जेवर मिले हैं मैं तुम्हें और भी दिखाना ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि वह तुम्हारे जेठ जी ने मुझे नहीं दिया, बल्कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिए। यह सब देखकर निशा ने अपनी दूसरी अलमारी खोल दी। वहाँ पर एक से एक महंगी साड़ियाँ थी और मैं देखती ही रह गई। निशा ने बोला, क्यों, मेरे पति गरीब है ना। इनमें से आधी से ज़्यादा तुम्हारी शादी के बाद मैंने खरीदी है, लेकिन मुझे तुम्हारी तरह दिखावा नहीं पसंद। तुम्हारे गरीब जेठ के बच्चे मल्टी इंटरनेशनल स्कूल में जाते हैं। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, एक बच्चे की फ़ीस 35 से 40 हज़ार रुपये महीना जाती है। अब इसी में तुम अंदाज़ा लगा लो कि तुम्हारे जेठ जी कितने कमाते हैं। बच्चों की फ़ीस सुनकर महक का मुँह खुला का खुला रह गया और फिर निशा ने बोला, हाँ, और तुम क्या कह रही थी कि जेठ जी की घर लेने की औकात नहीं है, इसलिए तुम यह घर हमें दान दे दोगी? किस गुमान में जी रही हो तुम कि तुम्हें कुछ पता भी नहीं है ना? तो अपने पति को से जाकर पूछो, लेकिन कुछ बोलने से पहले ज़रा दिमाग लगाया करो। मैं आज तक तुमसे अलग नहीं हुई है सोचकर कि लोग कहेंगे कि देखो, देवरानी के आते ही जेठानी अलग हो गई। लेकिन अगर अलग हो गई होती ना तो मैं इस घर में नहीं जाती, बल्कि तुम्हें इस घर से जाना पड़ता। तुम्हें यह सब मैं घर दान में देकर जाती। तुम्हें यह पता है कि यह घर मेरे नाम पर है। तो महक को भी बहुत फील हुआ। उसने यह शो किया कि हाँ, यह भाभी का घर है और भाभी ने आज तक हमें यहाँ से जाने को नहीं कहा। निशा बोली, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत दिनों से तुम्हारी सह रही हूँ। निशा के जेवर और साड़ियाँ देखकर तो महक का दिमाग चकरा गया। तो ऊपर से जब से वह उसे पता चला कि यह घर उनका है, तो उसके पास चुप रहने का कोई विकल्प नहीं था। लेकिन निशा अब चुप रहने वालों में से नहीं थी। काफ़ी दिनों से वह महक की बदतमीजियाँ बर्दाश्त कर रही थी। फिर निशा अपने देवर से बोली कि मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि एक दूसरे का साथ निभाना होता है। मैं तुम्हारी पत्नी के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। महक तुम्हारी पत्नी है तो तुम्हें हर साल में महक का साथ देना ही है, और तुम अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लो या अपने लिए घर खरीद लो। मुझे नहीं पता, लेकिन अब हम एक छत के नीचे नहीं रह सकते, क्योंकि महक ने बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैला दिया। अब मैं एक साथ रहने का नहीं सोच सकती। निशा अपने कमरे में चली गई। अब महक के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह गया था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like, share and subscribe my channel.